हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल की ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्ण यादव एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट L, Alt क्लिक L, कंट्रोल F और शिफ्ट के साथ F। तो फ्रेंड्स, फिल्टर को चालू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट L शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, इनमें से एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है .vob, .flv, .png, .aiff। फ्रेंड्स, ऑडियो की फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही होगा .aiff। ये ऑडियो का फाइल फॉर्मेट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? ऑप्शन है बेसिक भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा। बिट्स की धारा के रूप में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो है उच्च स्तरीय भाषा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रिपल शूटिंग, बी एडेड हैंडलिंग, सी डीबगिंग, डी पैचिंग। त्रुटि हटाने की क्रिया को कहा जाता है कंप्यूटर की लाइन में डीबगिंग। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की त्रुटि को, किसी प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं बग, और डीबगिंग की एक्शन त्रुटि को दूर करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सामुदायिक प्रकाशन, बी डिजिटल प्रकाशन, सी वेब प्रकाशन, डी डेस्कटॉप प्रकाशन। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर किसी सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेब प्रकाशन, यानी वेब पब्लिशिंग। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन है क्रे 2, तिहानहे 2, परम या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, क्रे 2, तिहानहे और परम ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी परम, तिहानहे और क्रे ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में विशेष प्रतीक जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें यहां पाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों समीकरणों और प्रतीकों में, दूसरा ऑप्शन है समीकरणों में, तीसरा प्रतीकों में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वर्ड में विशेष प्रतीक जो कि कीबोर्ड पे नहीं होते हैं उनको हम समीकरण और प्रतीक दोनों में पा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समीकरणों और प्रतीकों दोनों में। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या मालवेयर? तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोफोन होता है वो आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल Alt प्लस N और कंट्रोल प्लस M। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल के साथ M बटन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंट्रोल के साथ N अगर यूज करेंगे तो नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा और उसी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड बढ़ाने के लिए
कंट्रोल के साथ M का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक SD डिस्क कितने GB तक डाटा संग्रहित कर सकती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा 17 GB। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। ऑप्शंस हैं आइडेंटिफायर्स, नेम स्पेसेस, पैकेज और डायरेक्टरीज। तो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग करते हुए नामों के सेट को अलग रखने के लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेसेस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, नेम स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती हैं। ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब। तो अगर हमें थीम्स यूज करने हैं तो हमको डिजाइन टैब में जाना होगा। डिजाइन टैब के अंतर्गत थीम्स ऑप्शन मिलता है। अगला प्रश्न है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं बिट डेप्थ, बिट डेंसिटी, ऑडियो रेजोल्यूशन या ऑडियो डेप्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बिट डेप्थ। बिट डेप्थ जो होती है वो बिट्स की संख्या कही जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। ऑप्शंस हैं कच्चा डेटा, विशाल डेटा, तीव्र डेटा या गोपनीय डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा बी, बिग डेटा यानी विशाल डेटा। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। CCC के कोर्सेज से सारे वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्यूटर प्रश्नों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ऑप्शन है आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर साक्षर वो व्यक्ति होता है जो आवश्यक एप्लीकेशन चला सकता है। बाकी एंटीवायरस, प्रोग्रामिंग और हैकिंग सब कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं, लेकिन कंप्यूटर साक्षरता की जहाँ तक बात है उसमें सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन को चलाना अगर आता है तो आप कंप्यूटर साक्षर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं डेटा, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, ज्ञान, विश्लेषण। तो फ्रेंड्स जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपने कंप्यूटर की क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना होगा? ऑप्शंस हैं CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना है तो हमें उसका CPU अपग्रेड करना चाहिए। CPU ही प्रोसेसिंग का काम करता है जो कंप्यूटर की गति को या उसकी क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो एक सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में यानी सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU द्वारा किए जाने वाले 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला है फेच, दूसरा आपको बताना है, तीसरा कुशल परिवर्तन और परिणाम। फेच, कुशल परिवर्तन और परिणाम। चौथा कार्य कौन सा है? संकल्पना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन या रेगुलेट। तो फ्रेंड्स जो CPU 4 प्रमुख कार्य करता है उसमें सबसे पहला फेच होता है यानी सूचना को प्राप्त करता है। इंफॉर्मेशन, डेटा या जो भी किया जाना है उससे वो प्राप्त करता है।
और दूसरा जो होता है उसका कार्य वो होता है डिकोड करना, यानी स्पष्ट करना कि क्या किया जाना है। उसके बाद वो कुशल परिवर्तन यानी वो कार्य करता है और लास्ट में परिणाम निकालता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी, यानी फेच के बाद आता है डिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा सीयू और लास्ट ऑप्शन है मेमोरी। तो सभी हार्डवेयर को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में सिर्फ सीपीयू दिया गया है और अन्य हार्डवेयर के नाम दिए गए हैं तो वहाँ पे ऑप्शन सीपीयू सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे सीपीयू के कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं अलग अलग, जैसे सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, तो यहाँ पे सीपीयू के भागों में जो सीयू भाग होता है यानी कंट्रोल यूनिट, वही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइनमेंट बटन किस पर होता है? ऑप्शंस हैं स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो एलाइनमेंट बटन होता है अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट को, वो फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर क्या स्टोर करता है? ऑप्शंस हैं पहले मेमोरी ब्लॉक का पता, दूसरे मेमोरी ब्लॉक का पता या अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, तीसरा ऑप्शन है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है वो अगला जो कमांड एग्जीक्यूट होना है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसको संकलित करता है, यानी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता स्टोर करता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? फ्रेंड्स, पेरिफेरल डिवाइसेस वे होती हैं जो कंप्यूटर में लगाई और निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर दिया गया है ऑप्शन में, मॉनिटर, मदरबोर्ड और कीबोर्ड। तो प्रिंटर भी निकाल सकते हैं, मॉनिटर भी निकाल सकते हैं, कीबोर्ड भी निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सही होगा वो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है? ऑप्शंस हैं हमारे पास CPU, मदरबोर्ड, रैम या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ALU CPU का भाग है। CPU का जो ALU पार्ट है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? भाषाएं दी गई हैं ऑप्शन में, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर शब्द की, वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैटिन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं चार्ल्स बैबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस कार्ल एंजलबर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, फादर ऑफ कंप्यूटर जाने जाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जॉन वान न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी थी जॉन वान न्यूमैन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के अलावा स्मार्टफोन से बैंकिंग से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं पैसे का स्थानांतरण, खाते की जांच, नगद निकासी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग जब मोबाइल से की जाती है तो इसमें से हम नगद निकासी के अलावा सभी काम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नगद निकासी मोबाइल से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या इनबिल्ट सर्किट।
आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मेगाबाइट, बी हर्ट्ज, सी डॉट्स पर इंच और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो रेजोल्यूशन प्रिंटर का नापा जाता है वो DPI यानी डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डॉट्स पर इंच। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? ऑप्शंस हैं TCP/IP प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका सुरक्षा बल के नेटवर्क के रूप में, तीसरा बेल प्रयोगशाला में शोध के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में की गई थी, अमेरिका सुरक्षा बल के नेटवर्क के रूप में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शंस हमारे पास हैं ARPANET, USF नेट, VNet या iNet। तो जो इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था वो ARPANET से हुआ था। ARPANET ऑप्शन यानी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या रूस। यहाँ पे सही होगा चीन, ऑप्शन डी सही होगा। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वर्तमान समय में चाइना में है। अगला प्रश्न है, नेट एस्केप एक है। ऑप्शन है नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुति लेयर का प्रोटोकॉल, तीसरा है वेब ब्राउजर या चौथा है वेब सर्च इंजन। तो फ्रेंड्स, जो नेट एस्केप है वो एक वेब ब्राउजर है, जिस प्रकार से गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसी प्रकार से नेट एस्केप भी एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस हैं टिम बर्नर-ली, जेम्स गोसलिंग। ऑप्शंस हैं टिम बर्नर-ली, जेम्स गोसलिंग, विंटन सर्फ और V.A. शिवा अय्यदुराई। तो फ्रेंड्स, जो ईमेल का आविष्कार किया था ऑप्शन डी सही हो जाएगा, V.A. शिवा अय्यदुराई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड या वर्डप्रेस। इनमें से MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड ये सभी वर्ड प्रोसेसर हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस वर्ड प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? ऑप्शंस हैं MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस। इनमें से जो MS वर्ड होता है वो स्पेशल नोटपैड जैसा होता है, यानी दोनों ही वर्ड प्रोसेसर हैं। जबकि पावर पॉइंट एक पब्लिकेशन प्रोग्राम है, एक्सेल स्प्रेडशीट है और एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है। जो MS वर्ड है वो नोटपैड जैसा ही प्रोग्राम है, यानी वर्ड प्रोसेसर है, टाइपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+F या Ctrl+H। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है Ctrl+E, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ctrl+E। Ctrl+C जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, Ctrl+F फाइंड के लिए होता है और Ctrl+H रिप्लेस के लिए होता है, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। तो ऑप्शन सही होगा बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, दूसरा है राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर, तीसरा ऑप्शन है आइकॉन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके और लास्ट ऑप्शन है इनमें से
सभी। तो फ्रेंड्स अगर किसी प्रोग्राम को खोलना है तो आप उसे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, या सेलेक्ट करने के बाद में इंटर भी प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिय यानी उल्टा करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, दूसरा है कंट्रोल प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी के कार्य को वापस करना है तो कंट्रोल के साथ जेड का प्रयोग यानी अनडू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट में सीधे नीचे जाने के लिए? यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आल्ट के साथ इंड बटन, या इंड बटन, या शिफ्ट के साथ इंड, या कंट्रोल के साथ इंड बटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस इंड बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सबको सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो कौन से बटन प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एस, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए। तो फ्रेंड्स जो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है यानी सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर डिफॉल्ट रूप से पूरा पैराग्राफ का चयन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स फुल पैराग्राफ को चयन करने के लिए माउस के द्वारा क्या शॉर्टकट है? ऑप्शंस हमारे पास हैं आल्ट के साथ सिंगल क्लिक, या ट्रिपल यानी 3 बार क्लिक, या डबल क्लिक, या सिंगल क्लिक। तो फ्रेंड्स अगर हमें पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो हम माउस के द्वारा ट्रिपल क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी सही होगा, 3 बार क्लिक करना होगा आपको, ट्रिपल क्लिक। तो फुल पैराग्राफ जिसमें कर्सर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, या एमएस पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स जो स्प्रेड शीट प्रोग्राम है वो एमएस एक्सेल है, यानी बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे एमएस एक्सेल। जो एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एमएस एक्सेस डाटाबेस प्रोग्राम है, और एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण यानी अलाइनमेंट क्या है? तो जो ऑप्शंस हैं वो लेफ्ट यानी बाएं, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ए बाएं। जो डिफॉल्ट रूप से अलाइनमेंट होता है वो बाएं होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में पूरी वर्कशीट निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट की जा सकती है, यानी फुल वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है? ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार, या शिफ्ट के साथ स्पेस बार, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन बी सही होगा। इसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट और स्पेस बार का प्रयोग करके आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडोज एक है, यानी विंडोज क्या है? ऑप्शंस है प्रोग्रामिंग भाषा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या ऑपरेटिंग प्रणाली, या तारीख अंतरण प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन लगेगा कि विंडोज जो है GUI भी है और ऑपरेटिंग प्रणाली भी है। तो दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन दिया गया है साथ में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ना होता इसकी जगह तो हम GUI पे भी क्लिक कर सकते थे। अदरवाइज कुछ विंडोज के वर्जन
GUI नहीं भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं .BAK, .BAT, .BKF, .BIN। फ्रेंड्स, फाइल एक्सटेंशन के विषय में हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। फाइल एक्सटेंशन से कई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जरूर ही पूछे जाते हैं। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा .BIN। .BIN बाइनरी फाइलों के लिए एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में अनडू या रीडू विशेषता को कितनी बार प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन हैं 200, 300, 150 या 100। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 100 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा। 100 बार हम अनडू या रीडू विंडोज के MS वर्ड 2007 में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप के थे, आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे सभी क्वेश्चन सीरीज के वीडियोज आप पूरी तरीके से जरूर देखें, और एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार, जितनी बार में समझ में आए आप उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।